बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सवाल इरफान। नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करूंगी और काफी कैसे मैं चाह रही थी कि एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब से मेरी इस केस के सिलसिले में बात हो सके। सर कैसे मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। खावर साहब, उनका एक इंटरव्यू सुना, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने केस की डिटेल्स बताई और इंटरव्यू सुन के एक मायूसी से हुई कि ये केस जो है वो अब दम तोड़ने लगा है। लेकिन आज जो है वो फैसला फिर से चैलेंज कर दिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सर इसकी तफसीलात रखिएगा कि ड्यूटी जज ने, पहले भी आप अपने वीडियोस में जिक्र करते रहे हैं कि उनके पास इतना इख्तियार नहीं होता कि जमानत को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो फिर ये किस तरह से इन्होंने फैसला दे दिया? दो तीन चीज़ें हैं आपके सवाल में, मैं उनको जो है वो तरतीब से बयान कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ड्यूटी जज इंटरम जो मैटर्स होते हैं या अर्जेंट मैटर्स होते हैं उनको डिसाइड कर सकता है, और बेल एक अर्जेंट मैटर है तो उसको ड्यूटी जज डिसाइड कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है। जैसे स्टे मैटर है या कोई रिट पिटीशन में कोई चीज़ है तो वो भी ड्यूटी जज के पास जा सकती है और वो उसके ऊपर फैसला सुना सकते हैं। अब नूर मुकद्दम कत्ल केस में ना, मैं जो समझता हूँ, मैंने पहले दिन एक वीलॉग किया था और मैंने उसमें कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि नूर मुकद्दम कत्ल केस एक ऐसा कत्ल केस है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जिसको हम आई विटनेस कहते हैं, या जो डायरेक्ट जो गवाहान है वो नहीं है। मौके वारदात के बाद ही ये जैसे थेरापी वर्क्स के लोग हैं, ये भी मौके वारदात के बाद आते हैं जब कत्ल हो जाता है। कानून ये कहता है कि आप कत्ल होते देखें, उसको कहते हैं आई विटनेस, कि जब कत्ल हो रहा था तो आपने अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानून में अभी तक जो डायरेक्ट एविडेंस है उसकी बुनियाद पर ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। जो दूसरा एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और वो है जो हमारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत जिसको कहते हैं, उसको अभी तक हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने तस्लीम नहीं किया, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर सज़ा बहुत कम हुई है। और उसमें मैं आपको बड़ी मिसाल दूंगा कि जो सानिया साहिवाल है, सानिया साहिवाल में जिन लोगों को बरी किया गया पुलिस वालों को, उसकी वजह यही थी कि वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी, वाकयाती शहादत थी, और उसकी बुनियाद पर उनको रिलीफ मिल गया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इंसान झूठ बोल सकता है, वाकयात झूठ नहीं बोलते। और जब सारी चीज़ें सामने आ गई, अब एक चीज़ है जो जदीद टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और फिर जिस तरीके से पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, फिर डीएनए है, वो सारी की सारी चीज़ें, फिर जो मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए हैं, ये सारी चीज़ें इस बात का जो है वो सबूत हैं कि जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनकी जान नहीं छूटने वाली। और आपने देखा कि मरकज़ी मुलज़मान के साथ उनके वालिदैन की उन्हीं अदालतों ने, उन्हीं सेशन अदालतों ने दरख्वास्त ज़मानतें खारिज की हैं। चाहे वो ज़ाकिर जाफ़िर हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, उन दोनों की दरख्वास्त मानते हैं, या उनके जो वहाँ पर घर में मौजूद एम्प्लॉइज़ थे, उनकी दरख्वास्त मानते खारिज की हैं। अब हमें ये बात समझना होगी कि अगर एक केस में 100 बंदा है तो 100 बंदों को फांसी नहीं लगाई जाती। हमेशा हमारा कानून ये कहता है कि कौन-कौन लोग एफआईआर में नामज़द थे, फिर ततीमा बयान हुआ उसमें कौन-कौन नामज़द था, किसका रोल बनता है। फिर बेल में अगर किसी को रिलीफ मिल जाए, उससे हरगिज़ ये मुराद नहीं होता कि उसके खिलाफ केस खत्म हो गया है, बल्कि जब आगे केस आएगा और उसमें ये बात साबित हो जाती है कि क्या ये लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो उनको सजा हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक इलीगैलिटी है जो मैं ये समझता हूँ, और जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है जिसने ये फैसला दिया ज़मानत का, ये फैसला दिया गया, ना ही ज़ाहिर जाफिर को ये ज़मानत दी गई है, ना ही ज़ाकिर जाफिर या उसकी वाइफ को दी गई है, ना ही उस माली को दी गई है, ना ही उस जो वहां पर कुक था उसको दी गई है, ना ही वो वहां पर कोई गार्ड था उसको दी गई है। ये थे अलग एक जो थेरापी वर्क्स के नाम से उन्होंने अपनी क्लिनिक बनाई हुई है, उनको जब कहा गया और उनको जब बताया गया, और जो ज़ाकिर जाफ़र ने जब उनको कॉल की कि आप जाकर पता करें, उस वक़्त तक वक़ूआ हो चुका था। और वहाँ पर एक जो मुलाज़िम है उसको ज़ख्मी भी किया जाता है। इनके खिलाफ एलिगेशन ये था कि मुलाज़िम ज़ख्मी हुआ, ज़ख्मी होने के बावजूद वो पुलिस को नहीं बता रहा। जो थेरापी के क्लिनिक के लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं, वो मौका देखते हैं लेकिन वो खामोश हो जाते हैं।
पुलिस को इन्फॉर्म न करना उनके खिलाफ एलिगेशन है। सिर्फ इतना एलिगेशन है कि पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, और इस बुनियाद पर ये है ना ये अबेटमेंट में फॉल करता है, ना ही ये फॉल करता है मेन जो क्राइम है या ऑफेंस है उसमें। इस वजह से अदालत ने इनको रिलीफ दिया है जो चैलेंज हो गया। यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी जो इस केस में बड़ा अक्सर किया जाता है कि शख्सी शहादत को जो है वो अब अदालत उस तरह से उस पर इंसार नहीं करती जितने के फोरेंसिक शहादत पर इंसार किया जाता है। तो इस केस में अगर देखा जाए फिलहाल लैपटॉप से कुछ नहीं मिला, मोबाइल से कुछ नहीं मिल रहा और सिर्फ शख्सी शहादत पर इंसार नहीं किया जाता, तो सजा मिलने के कितने चांसेस हैं फिर? पहली बात तो ये है कि ये गलत बात है कि शख्सी ज़मानत पर इन्हसार नहीं किया जाता, और मैंने आपको बताया कि शख्सी ज़मानत से मुराद डायरेक्ट एविडेंस है। और आज तक हमारे यहाँ क्योंकि नए कवानीन नहीं बने, हमारे यहाँ जो पुराने कवानीन हैं उनमें रिफॉर्म्स नहीं की गई, उनमें इस्लाहात नहीं की गई, अमेंडमेंट्स नहीं की गई। जो बदलते हालात हैं, ये तो शुक्र है कि कानून शहादत ऑर्डर में कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जिसकी बुनियाद पर ये डीएनए भी हमें फ़ायदा दे जाता है, या फोरेंसिक जो करवाया जाता है, या वीडियोस की फोरेंसिक या फुटेजेस की करवाई गई। एक बात तो क्लियर है कि ये जो मुल्जिम है ज़ाहिर जाफिर, इसको अगर जाके रिलीफ मिला, और वो इतना रिलीफ मिलेगा कि उसकी जो सज़ाए मौत है वो उम्र कैद में बदल सकती है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाके रिलीफ मिलेगा। नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो उसको सज़ाए मौत सुनाएगी, और जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि हाई कोर्ट तक उसकी सज़ाए मौत बरकरार रहेगी। ये इतना आसान मामला नहीं है, और ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, और इसमें उम्र कैद की सजा होने जा रही है जाकिर जाफिर और उसकी वाइफ को और इनके एम्प्लॉइज को भी। उसकी वजह यह है कि ये अबेटमेंट में फॉल करते हैं। और अब जो आज कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की गई है, वो कैंसिलेशन ऑफ बेल है उन 5-6 मुलाजमीन की जिनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते तो पुलिस जल्दी आ जाती। ये जो मामला है इनकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल फाइल की गई है, और मैं इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कैंसिलेशन ऑफ बेल में बहुत थोड़ा स्कोप होता है। कैंसिलेशन ऑफ बेल में सिर्फ मिस यूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल ये देखा जाता है कि कहीं वो मिस यूज तो नहीं कर रहे, कहीं वो दोबारा वही ऑफेंस तो नहीं कर रहे, क्या वो मुद्दई को थ्रेट और हरासा तो नहीं कर रहे, गवाहों को मैनेज तो नहीं कर रहे, क्या वो एविडेंस को तो नहीं खराब कर रहे। ये 3-4 चीजें देखी जाती हैं। इसके अलावा क्या वो मेरिट पर थी या नहीं थी, क्या वो कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, ये चीजें कैंसिलेशन ऑफ बेल में नहीं देखी जाती। कानून ये कहता है कि इसको कौन सा कोई परमानेंट रिहाई मिल गई है, जब ट्रायल में इसके खिलाफ सबूत आएंगे, कल इसको सजा हो जाएगी तो ये दोबारा जेल चला जाएगा। तो बेल जो है ये इससे ये हरगिज मुराद नहीं है, और ना हमें परेशान होना चाहिए और ना हमें मायूस होना चाहिए कि बेल का कोई फैसला आया है तो वो कोई पूरे केस पर असरअंदाज होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। इस केस में जहां पर लेक्यूनाज जरूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पुलिस ने सारे केस को देखा है तो इसमें सजा होगी मुलजिम को और कैपिटल पनिशमेंट होगी, और जो साथ उनके को अक्यूज्ड हैं उनको इसमें उम्र कैद होगी, और ये बड़े लंबे अरसे तक जेल में सड़ेंगे, और ये इनका बाहर आने का कोई चांस नहीं है। और जिन लोगों को ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शख्सी इसमें एविडेंस नहीं है, मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले जो डायरेक्ट एविडेंस है उसके ऊपर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जजमेंट्स हैं, इस कोर्ट पर भी नई जजमेंट आ सकती है। कोई अदालतों के हाथ बंधे हुए नहीं है कि वो पहली जजमेंट्स हैं तो बस बैठे रहेंगे, सुप्रीरियर कोर्ट्स दे सकती हैं जजमेंट्स। और क्योंकि अब लॉ चेंज हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब कानून भी चेंज होगा, और हमारी जजमेंट्स जो हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उनका जो म्यार है जजमेंट्स का वो भी बदलेगा, और एविडेंस का म्यार बदलेगा, और इनको सजा होगी। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस केस पर जो है वक्फन फंक्शन आपसे रब्ता करती रहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।